सयाटिका जो शब्द है आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम इस वीडियो में सयाटिक रोग के बारे में जानेंगे। सयाटिका होने के कारण क्या क्या है, उसके लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ बेल बटन दबा के एनेबल ऑन नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जी हाँ, सयाटिका जो रोग है, वो जो वाक है, सयाटिका जो वर्ड है वो सयाटिक नर्व से लिया गया है। सयाटिक नर्व जो होता है वो हमारे पाँव में दिखाई देने वाली जो नर्व होती है वो उसे एक मुख्य नर्व माना जाता है और बहुत लंबा, और उसका जो थिकनेस 2 सेंटीमीटर माना जाता है और बहुत एक मुख्य नर्व हमारे पाँव के रीजन में उसको बताया गया है। जब भी सयाटिक नर्व को कोई इंजरी होती है, नहीं तो कोई इरिटेशन आता है, तब हमें ये सयाटिक नर्व नहीं तो सयाटिक पेन हमें पाए जाते हैं। तो सयाटिक जो पेन होता है वो हमारे पीछे भाग से, जो लो बैक रीजन होता है, उधर से हमारे पाँव की तरह घुटनों से पीछे, घुटने के पीछे से हमारे टो तक वो जाती है। तो ये जो सयाटिक नर्व एक नर्व नहीं है, सयाटिक नर्व जो होता है बंडल ऑफ 5 नर्व रूट से वो बनाया जाता है, उससे सयाटिक नर्व बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो होती है, ऊपर से सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, फिर लंबा रीजन, ऐसे बहुत सारे रीजन बताए गए हैं। तो उसमें से जो L4, L5 और S1, S2, S3 के जो नर्व रूट्स होते हैं, उधर से जो नर्व पास होते हैं, उन 5 नर्व रूट्स के जो नर्व्स जो पास होते हैं उसको इकट्ठा जो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सयाटिक नर्व। तो उस सयाटिक नर्व में होने वाली इंजरीज, उसमें होने वाले जो इरिटेशंस होते हैं, उसको हम सयाटिक पेन, नहीं तो उससे जो होने वाले लक्षण बहुत सारे होते हैं, उस रोग को कॉमनली हम बोलते हैं सयाटिका। तो ये जो सयाटिक जो आपको पेन है कहीं भी हो सकता है। जो हमारे जो सयाटिक नर्व पास होते हैं हमारे जो उस रीजन से, जो L4, L5, S1, S2, S3 के जो नर्व रूट्स आते हैं, उसमें से नर्व आते हैं, उसको इकट्ठा हम बोलते हैं सयाटिक नर्व। तो वो सयाटिक नर्व क्या होता है, हमारे हिप रीजन और हमारे बटक्स से गुजरते हुए हमारे जो घुटने के पीछे की तरफ से गुजरते हुए पाँव तक, पूरे पाँव तक वो सप्लाई करती है। हमारे पाँव के नर्व सप्लाई का मुख्य नर्व माना भी जाता है। तो वो जहाँ जहाँ पास होती है, अगर उधर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उधर लक्षण दिखाई देते हैं, उधर पेन दिखाई देता है। और जो पेन होता है एकदम शॉक जैसा हो सकता है, नहीं तो उनको बहुत सा एक रेडिएटिंग पेन होता है। और इस रोग को हम आयुर्वेद में घृतदृषि बोलते हैं। सयाटिका को घृतदृषि बोला गया है। वो एक वात दोष से होने वाले रोग माना गया है, वात प्रकोप से होने वाला एक रोग है, वात व्याधि है। और ये जो सयाटिका है उसकी तीव्रता उसके कंडीशन में डिपेंड होती है, कितना जो सयाटिक नर्व को इरिटेशन हुआ है, कितना इंजरी हुआ है, उसके रूप से माइल्ड से सीवियर तक उसके पेन होते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं किन कारणों से हमें सयाटिका होता है। कारण को जानना ज़रूरी होता है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम इस सयाटिका को कैसे मैनेज करें, उसका ट्रीटमेंट क्या है, नहीं तो उसके होम रेमेडीज़ क्या है, नहीं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो पहले सोचते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कारणों को पहले जाना जाए, किन कारण से आपको सयाटिका होता है। सयाटिके के 3, 4, 5 कारण होते हैं। अगर वो जान लेते हैं हम किन किन कारणों से वो होता है, अगर हम उसको ना दोहराते हैं तो बहुत सारे लक्षण जो होते हैं, जो पेन हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, नंबनेस है, वो सब अपने आप चला जाता है। तो कारणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले देखते हैं किन किन कारणों से सयाटिका में पाए जाते हैं। तो पहला और फॉरमोस्ट कारण जो होता है उसको हर्निएटेड डिस्क बोला गया है। हर्निएटेड डिस्क क्या होता है, उसको और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि बल्ज डिस्क हुआ, स्लिप डिस्क हुआ। ये 3 नाम से जाना जाता है, लेकिन जो वो है वो सेम ही है, हर्निएशन डिस्क, नहीं तो स्लिप डिस्क, नहीं तो बल्ज डिस्क। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको दिखाई दे सकता है, आपको फोटो में मैं साइड में डाल रहा हूँ। जो रीढ़ की हड्डी है, 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क दिया गया है। तो उस डिस्क का बहुत सारा फंक्शन होता है ताकि हमारे जो 2 हड्डी आपस में ना घसीटे, क्योंकि उसको एक गैप चाहिए, उसे डिस्क दिया गया है। और उसको कुशन जैसा होता है
और जब वो जो कुशन में जब बल्जिंग आ जाती है, नहीं तो वो वेयर एंड टियर के कारण वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो हमारे आसपास में जो नर्व पास हो रही है, जो सciatica नर्व है, उसमें क्या होता है, प्रेशर आता है, कंप्रेशन आता है, तो उसके कारण पेन आता है। तो पहला जो कारण है वो है हर्निएशन ऑफ द डिस्क, हर्निएटेड डिस्क नहीं तो बल्ज डिस्क। और दूसरा भी उसी से आपस में मिलता जुलता है, डिस्क डीजेनरेशन। तो हमारे जो डिस्क है, दो हड्डी के बीच में जो डिस्क है, उसको वेयर एंड टेयर के कारण जो जैसे जैसे हमारे एज बढ़ते जाता है, हमारे जो बोन हो, डिस्क हो, उसका वेयर एंड टेयर ज़रूर होता है। तो वैसे जब डिस्क का वेयर एंड टेयर होता है तो वो बल्ज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उसी के कारण हमारे पेन हमको फील होता है। और तीसरा है स्पाइनल स्टीनोसिस, जो रीढ़ के हड्डी के आसपास के जो स्पेस जब रिड्यूस हो जाता है, नहीं तो नैरो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस। तो उसके कारण भी हमको सciatica होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारे लक्षण भी हमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि हमको बैक पेन, नेक पेन। तो स्टीनोसिस कौन से रीजन में हो रहा है उसके असर से आपको, अगर नेक रीजन में हो रहा है तो उसको नेक पेन होता है, अगर बैक रीजन में तो बैक पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, नंबनेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण भी है, जैसे कि ओबेसिटी है, और जो प्रेगनेंसी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जब मैंने पहले ही बताया था, डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द बोन, नहीं तो जो डिस्क होते हैं उसके डीजेनरेटिव चेंजेस। तो ऐसे थोड़े कारण है जो स्लिप डिस्क को बढ़ावा देती है। तो अगला हम जानते हैं कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं हमारे सciatica रोग में, कौन कौन से लक्षण पाए। तो पहला एंड फॉरमोस्ट सिम्टम्स जो होता है उसका जो पेन ही है। तो पहले मैंने बताया था sciatica रोग में जो पेन होता है वो रेडिएटिंग टाइप होता है, फ्रॉम द लोअर बैक टू द टो। तो पाँव में पूरा हमको पेन आ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिप रीजन, जो L4, L5, S1, S2, S3 जो रीजन है, उधर से स्टार्ट होते हैं, हमारे हिप से, हमारे बटक से, बटक के बैक से, और अपने जो नी जॉइंट के बैक से हमारे पूरे पाँव तक पेन रेडिएट हो सकता है। और जो वो पेन होता है वो शॉकिंग टाइप होता है, नहीं तो बर्निंग टाइप भी हो सकता है। और जो ये पेन है वो रेडिएटिंग टाइप होता है। और किसी किसी पेशेंट्स को जब वो खांसते हैं तब उनका पेन ज़्यादा होता है, नहीं तो ज़्यादा जब वो बैठ जाते हैं, कहीं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं बहुत 1 घंटा 2 घंटा, जब उठते हैं तब दर्द करता है। नहीं तो ज़्यादा वर्क करते, ज़्यादा खड़े होने का जॉब करते हैं, खड़े होकर वर्क करते हैं, तब भी उनका जो पेन होता है वो ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा है टिंगलिंग सेंसेशन। और तीसरा नंबनेस आता है, जब हम उनको छूते हैं उस एरिया में, जो पाँव के एरिया में, नहीं तो जहाँ जहाँ से सायाटिक जो पास होते हैं, जब उनको दर्द करता है उधर का हम टच करते हैं तो उनको सेंसेशन जो नहीं होता उसको बोलते हैं हम नंबनेस। तो पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, स्वेलिंग, ऐसे थोड़े सिम्टम्स है जो हम इसमें पाए जाते हैं। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इसको पता कर सकते हैं। जो SLR टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट होता है, वो हम इसलिए OPD में हम कर लेते हैं और इसका डायग्नोसिस भी करना बहुत ईजी होता है। कोई कोई डॉक्टर्स इसके लिए जो MRI स्कैनिंग में रेफ़र करते हैं, नहीं तो एक्सरे होता है, स्पाइन एक्सरे को भी रेफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स की ओर देखेंगे तो ओबेसिटी एक मेजर होता है, जो वेट गेन होता है, और हमारे जो बॉडीज़, जो बोन्स में, कुशन्स में, वर्टिब्रास में जो प्रेशर आते हैं वो एक मुख्य रूप से इसका रिस्क फैक्टर माना गया है। और डिसीज़ में देखें तो डायबिटिक मेलिटस टाइप 2, कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज, जो हमारे सायाटिक नर्व्स में इंजरीज आते हैं, इरिटेशन आते हैं, वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर माना गया है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस होते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि हमारे जो एज बढ़ते बढ़ते हमारे बोन्स का भी जो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, ऐसे ही स्लिप डिस्क का भी जो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज भी एक मुख्य रूप से है। और उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम अभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का ज़माना हो गया है, घर में बैठ के काम करना, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना, हमारे जो फूड हैबिट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो ऐसे थोड़े रिस्क फैक्टर है जो हमारे इस रोग को बढ़ावा देती है। तो अगले वीडियो में हम इसके थोड़े एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो आप इस रोग में, इस कंडीशन में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे।
तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।